हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। हमारे जो है वो राजस्थान ज्योग्राफी चल रही थी, उसमें जो है वो हम राजस्थान के जो भौतिक स्वरूप आते हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों में जो है वो हम मतलब कि टॉपिक वाइज जो है वो सभी चीज़ों को कवर करते हुए चल रहे थे। उसी में जो है वो हमारा जो तीसरा भौतिक प्रदेश था पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में जो जानकारी थी वो हमने पहले जो क्लास अपलोड की थी उसमें दे दी है। अब जो है वो हम देखेंगे कि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश से जो आता है, यानी कि अब हम उसके आगे की बातें देखेंगे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में और क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश में जो है उसको दो भाग मतलब तीन भागों में बांटा गया है, यानी कि जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश भौतिक प्रदेश आता है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जैसे हमने अरावली के बारे में देखा था, मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में देखा था, उसी प्रकार जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश को तीन भागों में विभाजित किया गया है, जो कि हम देखेंगे अब। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश को तीन भागों में विभक्त किया गया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश को तीन भागों में विभक्त किया गया है। अब पूर्वी मैदानी प्रदेश के तीन भाग कौन कौन से आ जाते हैं? तो एक तो चंबल बेसिन आता है, चंबल बेसिन, और दूसरा हमारा आ जाता है बनास या बाणगंगा बेसिन। तीसरा अगर हम देखें तो तीसरा आ जाता है माही बेसिन। ये तीन भागों में जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश को विभक्त किया गया है, यानी कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को तीन भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें कि चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन, इन तीन भागों में जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश को विभक्त किया गया है। अब हम जो है वो इन तीन भागों के बारे में पढ़ेंगे कि चंबल बेसिन में क्या आ जाता है, बनास बाणगंगा बेसिन में क्या आ जाता है और माही बेसिन में क्या आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चंबल बेसिन के बारे में। चंबल बेसिन आपको सभी को पता है कि चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां जो आती हैं वो इस क्षेत्र में सर्वाधिक उत्खात व बीहड़ का निर्माण करती हैं। तो आप पहले जो है वो नोट कर लेना कि उत्खात, स्थलाकृति, स्थलाकृति और बीहड़ का निर्माण, यानी कि जो चंबल बेसिन में जो है वो चंबल नदी उत्खात, स्थलाकृति और बीहड़ का निर्माण करती है। और बीहड़ क्या होते हैं, यानी कि अगर हम देखें तो बीहड़ क्या होते हैं, तो नदी द्वारा गहराई में खड्डे का निर्माण बीहड़ कहलाते हैं। यानी कि जो चंबल नदी जो होती है या उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित गहरे खड्डे यानी कि नदियों के द्वारा निर्मित गहरे खड्डे जो होते हैं उनको बीहड़ कहते हैं। नदियों द्वारा निर्मित गहरे खड्डे, नदियों द्वारा निर्मित गहरे खड्डे को बीहड़ कहते हैं। मतलब कि ये बीहड़ क्या होते हैं, तो बीहड़ जो होते हैं वो नदियों द्वारा निर्मित जो गहरे खड्डे जो होते हैं उनको बीहड़ कहते हैं। फिर अगर हम बात करें तो सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पे आ जाते हैं? सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पे आते हैं? तो धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ आते हैं। और वैसे अगर हम बात करें तो सर्वाधिक बीहड़ जो है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाते हैं? तो धौलपुर में आ जाते हैं, करौली में आते हैं, और इसके साथ में जो है वो सवाई माधोपुर में आते हैं।
सर्वाधिक बीहड़ तो देखें तो धौलपुर में आते हैं, लेकिन अगर हम देखें जो बीहड़ जो होते हैं यहाँ पर डाकुओं की शरणस्थली होता है, ये है डाकुओं की शरणस्थली। ये डाकुओं की शरणस्थली होने के कारण इसको डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। डांग क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि ये डाकुओं की शरणस्थली होने की वजह से इसको डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम बात करें तो चंबल बेसिन में जो चंबल नदी जो होती है, यानी कि चंबल नदी गहरे गार्ज जलप्रपात व बीहड़ का निर्माण करती है। फिर अगर हम बात करें तो इसमें एक बीहड़ पट्टी पाई जाती है। चंबल बेसिन में बीहड़ पट्टी पाई जाती है। बीहड़ पट्टी की अगर हम लंबाई के बारे में बात करते हैं तो 480 मीटर जो है वो ये लंबाई आती है, और यह कोटा से इटावा कहाँ आ जाता है तो मुरादगंज यूपी तक है। चंबल नदी मुरादगंज इटावा यूपी में जो है वो यहाँ पर यमुना में मिल जाती है। इसमें मिलने से पहले गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का निर्माण करती है, यानी कि 8 किलोमीटर, एक 480 किलोमीटर कोटा से इटावा के मध्य। इटावा में भी कहाँ पे तो मुरादगंज यूपी में जो है वो ये आती है। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वो एक और चीज़ आ जाती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 मतलब भागों में विभक्त किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहले हमने देखा था चंबल बेसिन, उसके बाद में बनास बाणगंगा बेसिन और उसमें माही बेसिन। फिर अब हम जो है वो एक एक को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे चंबल बेसिन के बारे में। चंबल बेसिन यानी कि चंबल बेसिन में चंबल नदी जो है उसके द्वारा गहरे उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है, वो बीहड़ का निर्माण किया जाता है। बीहड़ क्या होते हैं तो नदियों के द्वारा निर्मित गहरे खड्डे जो होते हैं उनको बीहड़ कहते हैं, यानी कि नदियां जो होती हैं वो गहरे खड्डों का निर्माण कर देती है, उन खड्डों को ही बीहड़ कहते हैं। बीहड़ भूमि सर्वाधिक किस जिले में आ जाती है तो धौलपुर में आती है। फिर अगर हम देखें तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में जो वो बीहड़ भूमि आती है तो धौलपुर में, करौली में और सवाईमाधोपुर में। फिर हमने देखा था कि एक बीहड़ पट्टी आती है जिसकी कुल लंबाई अगर हम देखें तो 480 किलोमीटर जो है वो उसकी कुल लंबाई आती है। तो वो पट्टी जो है वो हमारे राजस्थान के कोटा जिले से शुरू होकर इटावा मुरादगंज यूपी तक जो है वो विस्तृत है, या वहाँ तक जो है वो आती है। फिर हम बात कर रहे थे कि ये जो है वो मतलब आप सभी को पता है कि चंबल बेसिन में जो वो डाकुओं की शरणस्थली होने की वजह से इसको डांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने देखा था कि ये जो इटावा मुरादगंज यूपी जो आता है, यहाँ पर जो चंबल नदी जो है वो यमुना नदी में मिल जाती है, लेकिन चंबल नदी यमुना नदी में मिलने से पहले जो वो एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, क्योंकि चंबल नदी में कई वाटरफॉल भी आते हैं, जलप्रपात भी आते हैं, गहरे गार्ज भी आते हैं और जो है वो बीहड़ भी आते हैं। तो आप सभी जो है वो इन चीज़ों को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आती हैं। भूमि का उत्खात भूमि का निर्माण करती है,
यानी कि चंबल नदी जो है वो सार्वधिक अवनालिका अप्रदन करती है और उत्खात भूमि का निर्माण करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अप्रदन जो होता है वो हानिकारक होता है, क्योंकि ये भूमि को जो वो कृषि योग्य नहीं होने देता है। तो ये लाइन और लिख लेना कि अप्रदन हानिकारक होता है, क्योंकि ये कृषि योग्य भूमि नहीं होने देता। यानी कि अप्रदन जो होता है वो हानिकारक होता है, क्योंकि ये कृषि योग्य भूमि जो वो नहीं रहने देता है। इसी वजह से जो वो अप्रदन बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भरतपुर के पूर्व में मंडहोली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। यानी कि भरतपुर के पूर्व में मंडहोली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसकी अगर हम ऊंचाई के बारे में बात करें तो ऊंचाई आ जाती है 216 मीटर। यानी कि इस मंडहोली पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी आ जाती है, तो इन मंडहोली पहाड़ियों की ऊंचाई 216 मीटर तक इनकी पहाड़ियों की ऊंचाई आ जाती है। यानी कि हम बात कर रहे थे राजस्थान के चंबल बेसिन के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि डोंग लैंड क्या होता है। तो करौली के पठारों पर जो अनियमित पहाड़ियां होती है उनको डोंग लैंड के नाम से जाना जाता है। डांग की रानी किसे कहा जाता है, तो करौली को कहा जाता है। बीड़ क्या होते हैं, तो शेखावाटी में जो घास के मैदान होते हैं उसको बीड़ कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि ये जो हमारा चंबल बेसिन है इसका कुल क्षेत्रफल कितना आ जाता है, तो 4500 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल आता है। दक्षिणी भाग में जो अनियमित पहाड़ियां होती है उनको डांग के नाम से जाना जाता है। फिर हमने बात करी थी कि भरतपुर के पूर्व में, यानी कि हमारा जो भरतपुर जिला है उसके पूर्व में मंडहोली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनकी अगर हम ऊंचाई के बारे में बात करें तो 216 मीटर जो है वो इनकी ऊंचाई आ जाती है। फिर हमने बात करी थी कि जो चंबल नदी जो होती है वो सार्वधिक अवनालिका अप्रदन करती है, जो कि क्वेश्चन बार बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। सार्वधिक अवनालिका अप्रदन चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। सार्वधिक उत्खात भूमि का निर्माण जो है वो भी चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक और बात करते हैं चंबल बेसिन में। अगर हम देखें दक्षिण में मुकुंद वाड़ा की पहाड़ियों का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि जो दक्षिण में जो वो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां पाई जाती है और उनका ढाल जो वो दक्षिण से उत्तर की ओर होने के कारण चंबल नदी का ढाल भी दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। यानी कि दक्षिण में जो वो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां पाई जाती है और उन पहाड़ियों का ढाल जो है वो कहाँ से किस तरफ होता है, तो उनका ढाल जो है वो दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ उनका ढाल होता है। तो हमारी जो चंबल नदी जो है उसका ढाल भी दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। तो आप ये चीजें नोट कर लो। फिर हम दूसरे बेसिन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बनास बेसिन या बाणगंगा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा हमारा क्या था, बनास बेसिन या बाणगंगा बेसिन। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके विस्तार के बारे में। तो इसका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें समंद, पूर्वी मैदानी प्रदेश,
जिसका संबंध पूर्वी मैदानी प्रदेश से है, यानी कि ये बनास नदी में आता है। पिंडमाट का मैदान जो आता है वो बनास नदी में आता है, जिसका संबंध पूर्वी मैदानी प्रदेश से है। लेकिन ये जो मैदान जो आता है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। यानी कि आप जो है वो इसको नोट कर लो, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे। पिंडमाट का मैदान जो आता है ये बनास नदी में आता है और इसका संबंध पूर्वी मैदानी प्रदेश से है। लेकिन जो पिंडमाट का मैदान जो आता है वो अरावली अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। पिंडमाट का मैदान जो आता है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। यानी कि हम बात कर रहे थे कि हम जो है वो पिंडमाट के इलाकाती जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में आ जाती है, तो राजसमंद में जो वो पिंडमाट के जिले की स्थिति आती है। लेकिन अगर हम बात करें तो राजसमंद जो आता है वो हमारे किस बेसिन में आता है, तो बनास बेसिन में आता है। तो पिंडमाट का जो मैदान आता है वो हमारी बनास नदी में आ जाता है, जो कि बनास बेसिन या बनास नदी जो वो पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा मानी जाती है। लेकिन पिंडमाट जो मैदान जो आता है वो अरावली पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। तो आपको जो वो ये जो पॉइंट जो आता है वो ध्यान में रखना है। बनास बेसिन या बनास बेसिन का विस्तार जो है वो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है, तो राजसमंद, फिर उसके बाद में चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, फिर शाहपुरा, फिर उसके बाद में केकड़ी, फिर टोंक, फिर सवाईमाधोपुर। ठीक है। फिर हम जो है वो हम बात कर रहे थे कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी आ जाती है, तो 280 से लेकर 280 से 500 मीटर तक इसकी ऊंचाई आ जाती है। और अगर हम समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई के बारे में देखते हैं तो 280 से लेकर 400 मीटर तक जो है वो इसके समुद्र तल से औसत ऊंचाई आ जाती है। तो आप सभी जो है वो ये सारे फैक्ट्स नोट कर लो, फिर हम जो है वो आगे बात करते हैं। कटाफटा व बीहड़ युक्त है। कटाफटा व बीहड़ युक्त है, यानी कि हम बात कर रहे थे कि जो बनास या बाणगंगा बेसिन जो आता है इसको दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें हमने पहला देखा था मालपुरा या करौली का मैदान, जिसको उत्तरी मैदान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमने देखा था मेवाड़ का मैदान या फिर दक्षिणी मैदान। फिर हमने देखा था कि इसमें जो है वो मतलब मेवाड़ का मैदान और जो दक्षिणी मैदान है उसमें एक खेराड़ आता है। यानी कि खेराड़ क्या होता है, तो जहाजपुरा तहसील जो कि शाहपुरा में आती है का जो क्षेत्र जो है वो खेराड़ के नाम से जाना जाता है। इसी के अंतर्गत पिंडमाट का मैदान भी आता है। मेवाड़ के मैदान या जो दक्षिण का मैदान जो आता है उसमें राजस्थान के जो है वो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और शाहपुरा को शामिल किया जाता है। फिर हमने देखा था कि जो मालपुरा करौली का मैदान या फिर उत्तरी मैदान जो आता है इसमें माल खेराड़ आता है। माल खेराड़ जो आता है वो टोंक का जो अधिकांश क्षेत्र जो आता है उसको माल खेराड़ के नाम से जानते हैं। इसमें जिले कौन कौन से आ जाते हैं, तो केकड़ी, टोंक और सवाईमाधोपुर आ जाते हैं। फिर हमने बात करी थी कि ये जो मैदान जो आता है इसका ढाल किस तरफ आता है, तो दक्षिण पूर्व से पूर्व की तरफ जो है वो इसका ढाल आता है। और जो बनास बेसिन जो आता है इसके उत्तर पूर्व में कटाफटा व बीहड़ युक्त भूमि जो है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो आप फटाफट से ये नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हमने बात करी थी बनास बेसिन के बारे में, तो हमने बात कर ही ली थी, लेकिन हम जो है वो थोड़ा बाणगंगा के बारे में भी देख लेते हैं। तो बाणगंगा बेसिन में राजस्थान के कौन कौन से जिले आ जाते हैं, तो बाणगंगा बेसिन में राजस्थान के जो है वो एक तो जिला आता है कोटपुतली, जो कि नया जिला बनाया गया है कोटपुतली के बाद में आता है जयपुर ग्रामीण कोटपुतली के बाद में आता है। और उसके बाद में दूसरा जिला आता है दौसा, और दौसा के बाद में आता है भरतपुर। ये बनास बेसिन में आते हैं। यानी कि इन जिलों में जो वो बनास बेसिन का विस्तार है, यानी कि बनास बेसिन का विस्तार राजस्थान के कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर जिलों में बनास बेसिन का विस्तार आ जाता है। तो आप इन सभी चीज़ों को नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं तीसरे बेसिन यानी कि माही बेसिन के बारे में। कि माही बेसिन के बारे में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसमें अगर हम देखें तीसरा हमारा था माही बेसिन। माही बेसिन जो आता है वो माही नदी की
माही नदी की सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान। माही नदी की सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान और इसका जो ढाल प्रवणक है, इसका जो ढाल प्रवणक है वो सर्वाधिक है। यानी कि माही नदी की सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान आता है और इसका जो ढाल प्रवणक जो आता है वो बहुत सर्वाधिक आता है। अब आप बोलोगे कि ढाल प्रवणक क्या होता है, तो 8 से 12 किलोमीटर प्रति, यानी कि 8 से 12 मीटर प्रति किलोमीटर तक, 8 से 12 मिनट प्रति किलोमीटर तक, 8 से 12 मिनट प्रति किलोमीटर तक जो है उसको हम ढाल प्रवणक के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें तो ये अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण इस भूभाग को जो है वो वागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण इसको वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वागड़ क्षेत्र में राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य की अधिकता आ जाती है। इसमें एक मैदान पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इसके बारे में पूछा गया है, तो उसको छप्पन का मैदान कहते हैं। छप्पन का मैदान जो है वो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा में 56 नदी नालों का 56 नदी नालों का समूह को 56 नदी नालों के समूह को 56 का मैदान कहते हैं। यानी कि 56 का मैदान जो आता है वो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो 56 नदी नालों का समूह होता है उसको 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक नदी का भी प्रवाह क्षेत्र आता है बनास बेसिन में, उसी नदी के नाम बनास बेसिन क्या माही बेसिन में, और उसी नदी के नाम से जो वो इस बेसिन का नाम पड़ा है माही नदी। इसको जो है वो वागड़, कांठड़ व आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। इसको वागड़, कांठड़ व आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो है वो लाल लोमी मृदा पाई जाती है। लाल लोमी मृदा पाई जाती है जो मक्के की कृषि के लिए उपयुक्त है। मक्के की कृषि के लिए उपयोगी, यानी कि यहाँ पे लाल लोमी मृदा पाई जाती है जो कि मक्के की कृषि के लिए उपयोगी आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आदिवासियों द्वारा स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, वालर कृषि कहा जाता है। और इसको चीमाता भी कहते हैं। आदिवासियों के द्वारा जो पर्वतों के ऊपर कृषि की जाती है उसको चीमाता के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो स्थानांतरित कृषि या वालर कृषि जो आती है इसको दुश्मन कृषि के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको कर्तन दर्तन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये जो है वो एक क्षेत्र या एक ही खेत में जो है वो 2-3 सालों तक लगातार कृषि करने से जो वो भूमि का नाश करती है। और एक आपको शब्द बताएं, कांठड़ क्या होता है, तो काठ का तो अर्थ होता है किनारा, काठ का अर्थ होता है किनारा, और अड़ का मतलब होता है आच्छादित।
यानी कि कांठड़ शब्द जो है वो कन्फ्यूजन करता है, तो इसमें आप इसके अर्थ को समझो कि कांठ का अर्थ होता है किनारा और अल का अर्थ होता है आच्छादित। यानी कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में जो माही नदी के किनारे वाला क्षेत्र जो आता है उसको कांठड़ के नाम से जाना जाता है। यानी कि माही नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र जो आता है उसको कांठड़ के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमने बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो माही बेसिन जो आता है वो माही नदी के नाम पे ही पड़ा है। माही नदी का प्रवाह क्षेत्र यहाँ से आता है। माही नदी यू आकृति की जो है वो निर्माण कर यू आकृति आती है माही नदी की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वागड़ और कांठड़ और आदिवासियों की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पे लाल लोमी मृदा पाई जाती है जो कि मक्के की कृषि के लिए उपयुक्त है। आदिवासियों के द्वारा जो है वो यहाँ पे स्थानांतरित कृषि की जाती है, जिसको वालर कृषि के नाम से भी जानते हैं, चिमाता भी बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि से जो है वो कृषि मतलब कि भूमि का जो वो नाश होता है, इसीलिए इसको जो वो दुश्मन कहा जाता है, या अन्य नाम आते हैं इसके, जैसे दुश्मन कहा जाता है, कर्तन दर्तन के नाम से इसको जाना जाता है। और स्थानांतरित कृषि जो आती है उसको आदिवासियों के द्वारा जो है वो ये कृषि की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो क्षेत्र जो आता है माही बेसिन, इसमें 56 का मैदान पाया जाता है, जो कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो 56 नदी नालों का समूह आता है उसको 56 के मैदान के नाम से जो है वो हम जानते हैं। यहाँ पे बांस वृक्ष की अधिकता पाई जाती है इस क्षेत्र में, और इसके साथ में जो है वो माही नदी की सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान है वो माही बेसिन में आ जाता है। इसका ढाल प्रमाणांक जो है वो अधिक होता है, जो कि 8 से 12 मीटर प्रति किलोमीटर तक जो है वो होता है। अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण इसको वागड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो पहाड़ी क्षेत्र आता है उसको हम वागड़ क्षेत्र कहते हैं। इसको प्राचीन पुष्य प्रदेश कहा जाता था, क्योंकि महुआ के वृक्षों की प्रधानता होने की वजह से यहाँ पर उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। तो अब जो है वो हमारा अगला जो लास्ट भौतिक प्रदेश आ जाता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उसके बारे में जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।